हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। क्लास 12 के लिए लास्ट क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में डिस्कस किए थे। तो वहाँ पे जो कुछ भी सीखे थे, जो भी कंसेप्ट, उसी से आगे बढ़ते हैं। उसी को यूज़ करके ही आज का एक नया कंसेप्ट होगा। ठीक है, आज हम इन डिटेल्स अच्छे से जानेंगे एक नया फिजिकल क्वांटिटी, एक नया कंसेप्ट इलेक्ट्रिसिटी फील्ड में, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। आज का मेन टॉपिक होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। ओके, तो उसको जानने से पहले एक और हमें थ्योरी यहाँ पे क्लियर हो जाना चाहिए। एक समझने लायक चीज जो हमें अच्छे से जान लेना है यहाँ पे, उसको पहले देखते हैं। ओके, यहाँ पे देख सकते हो हेडिंग लिखा है एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर, ओके, कोई सरफेस है तो सरफेस का सरफेस एरिया होता क्या है, उसका मतलब अंडरस्टैंडिंग अच्छे से है हमें, उसका फील भी अच्छे से हमें है। सरफेस एरिया क्या होता है, ठीक है ना। किसी 2D प्लेन में कितना रीजन कवर किया है, ठीक है, कैसे डिफरेंट शेप के लिए डिफरेंट सरफेस एरिया निकालते हैं, ये हम अपने स्कूल लेवल से लोअर क्लासेस में अच्छे से समझ के ही आए हैं। पर यहाँ पे उसी सरफेसेस के लिए, प्लेन सरफेसेस के लिए एक और फिजिकल क्वांटिटी को इंक्लूड करेंगे, एक और फिजिकल क्वांटिटी को जानेंगे, समझेंगे, ठीक है। और उस क्वांटिटी को हम कहते हैं एरिया वेक्टर। दैट मीन्स ये एक वेक्टर है। तो ऐसा बोल सकते हैं कि अब से ये मान के चल सकते हैं, किसी भी सरफेस का सरफेस एरिया जब हम देखेंगे, एरिया, उसको एक वेक्टर मान के अब चलना है। क्योंकि ये कंसेप्ट अच्छे से समझ जाओगे, इसी को लेके फ्लक्स समझ में आएगा, ठीक है। उसके बाद गॉस लॉ पढ़ेंगे, वो भी समझ में आएगा उसी के अकॉर्डिंग। तो ये पहले समझना है। तो एरिया वेक्टर होता क्या है, एक सिंपल सा डेफिनेशन यहाँ पे दिया गया है, जानते हैं, ठीक से समझते हैं। ओके, कोई भी एक तो सरफेस है, सरफेस के लिए, प्लेन सरफेस है, सरफेस के लिए एरिया वेक्टर को डिफाइन करेंगे। अब देखो ये वेक्टर है, वेक्टर है मतलब इसके पास कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स मस्ट होगा कि इसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा, साथ में डायरेक्शन भी होगा। ये बात क्लियर है, सबको पता है वेक्टर है तो इसके मैग्नीट्यूड को भी स्पेसिफाई करेंगे एज वेल एज इट्स डायरेक्शन। तो यहाँ पे लिखा है फॉर एनी सरफेस द एरिया वेक्टर इज ए वेक्टर विथ मैग्नीट्यूड इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ द सरफेस। जिस सरफेस के लिए हम एरिया वेक्टर को डिफाइन कर रहे हैं, उसका सरफेस एरिया सिंपली जैसे हम निकालते हैं। ओके, अगर सरफेस एरिया मालूम है, दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट एरिया वेक्टर, और डायरेक्शन होगा अलोंग द नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ सरफेस। जो सरफेस होगा उसके प्लेन के साथ ऐसे नॉर्मल। ओके, जैसे अगर ये सरफेस है, ये सरफेस है, तो यहां पे अगर एरिया वेक्टर निकालना है तो इसका एरिया, सरफेस एरिया, वो देगा मैग्नीट्यूड, और इस प्लेन के साथ ये नॉर्मल, इस तरफ सपोज ये नॉर्मल 90 डिग्री बना के, जो ये जो डायरेक्शन है नॉर्मल, वही होगा डायरेक्शन ऑफ दैट एरिया वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे वो सरफेस हो सकता है कि एक मेजरेबल, एक लार्ज अमाउंट का सरफेस हो, ठीक है ना, सम मीटर स्क्वायर और सम सेंटीमीटर स्क्वायर का हो, या हो सकता है कोई स्मॉल सरफेस एलिमेंट हो, जैसे कि ये पूरा सरफेस है व्हाइट बोर्ड का, ठीक है। यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट लेते हैं, इतना एरिया, इतना सरफेस, ठीक है। सपोज इस सरफेस जो है, इस एलिमेंट को, इसका जो सरफेस एरिया है दैट इज ds, सीरीज ds, सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल सरफेस एलिमेंट, सरफेस एलिमेंट छोटा सा, ठीक है। तो अगर इसके लिए नॉर्मल इस तरफ होगा, ऐसा हो सकता है इस तरफ, ठीक है ना। तो इसके लिए अगर इसके एरिया वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे, दिस इज द वे, ds वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, मतलब यूनिट वेक्टर। तो n कैप जो लिखा है दैट इज द यूनिट वेक्टर अलोंग नॉर्मल टू द प्लेन। ये जो डायरेक्शन बताता है नॉर्मल, इसके लिए यूनिट वेक्टर n कैप हम यहाँ पे लिखे हैं। समझ में आया कि एरिया वेक्टर होता क्या है, और मैग्नीट्यूड कौन डिटरमाइन करता है, और डायरेक्शन क्या होता है। ये ठीक है इतना। चलो कुछ एग्जांपल से इसको और थोड़ा सा देखते हैं एरिया वेक्टर के बारे में। सपोज कोई 3 डायमेंशनल पूरा सिस्टम है, एक्सिस सिस्टम है हमारे पास। दैट मीन्स ऐसा है, ये एक्सिस हो गया, ठीक है, एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया,
और ये जेड एक्सिस, मतलब ये तो समझ में आता है। इस प्लेन के लिए एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और इस तरफ है ये जेड एक्सिस, इस तरफ, ठीक है ना। तो यहाँ पे सपोज एक स्क्वायर बनाते हैं, ऐसा एक तो स्क्वायर बनाया गया, ठीक है। ये पॉइंट ए है, ये भी पॉइंट ए है, ये तो ओरिजिन है। तो देखो ये अगर स्क्वायर है तो ये सब ए ही तो होगा ना, स्क्वायर है तो ये सब लेंथ जो है सब ए होगा, ठीक है। तो ये जो स्क्वायर है, अगर इस सरफेस, इस स्क्वायर सरफेस के लिए एरिया वेक्टर को अगर दिखाना है तो क्या होगा, ठीक से समझो। अच्छा, ये स्क्वायर किस प्लेन में है? एक्स वाई प्लेन में है, दिख रहा है। एक्स वाई प्लेन में मतलब इस बोर्ड में, इस बोर्ड, ये बोर्ड एक्स वाई प्लेन है सपोज, तो एक्स वाई प्लेन में है ये। इसका सरफेस एरिया कितना होगा? ए स्क्वायर होगा, स्क्वायर है तो एरिया वेक्टर क्या होगा? एरिया वेक्टर ऐसे होगा, ठीक है ना। ये जैसे सरफेस है, इस प्लेन में है, तो ये इस तरफ होगा एरिया वेक्टर का डायरेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? दैट मीन्स एक्स वाई प्लेन में है तो एरिया वेक्टर जेड एक्सिस के अलोंग होगा, इसके साथ परपेंडिकुलर ना, नॉर्मल, तो जेड एक्सिस के अलोंग। तो जेड एक्सिस के अलोंग अगर होगा तो हम उसको के कैप लिखते हैं, पता है हमें, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस, तो ये स्क्वायर के कैप हो गया। अगर ये सरफेस ऐसे है, इस तरफ भी तो हो सकता है ना, उसके पीछे की तरफ भी, वो भी तो नॉर्मल ही है, तो ये भी हो सकता है, और इस माइनस ए स्क्वायर के कैप भी हो सकता है, अपोजिट डायरेक्शन में भी चलेगा, ठीक है ना। एक सरफेस है, इस तरफ भी एरिया वेक्टर का डायरेक्शन हो सकता है, इस तरफ भी हो सकता है। ये समझ में आया स्क्वायर की बात। स्क्वायर हो या सपोज यहाँ पे एक सर्कल अगर होता, ऐसे ही मान लेते हैं, एक सर्कल होता, रेडियस होता उसका आर, ठीक है। तो ये भी एक्स वाई प्लेन में जैसे है, तो क्या लिखते हैं यहाँ पे एरिया वेक्टर के लिए? पाई आर स्क्वायर उसका सरफेस एरिया बन जाता, और साथ में के कैप लिखते, या फिर पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर के कैप लिखते, यही होता, ठीक है ना। अगर ये जो प्लेन बन रहा है, जो सरफेस है, ये एक्स वाई प्लेन में ना होके सपोज एक्स जेड प्लेन में होता, ठीक है ना, तो वाई एक्सिस में एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होता, तो वहां पे जे कैप लिखते, ठीक है। या फिर वाई जेड प्लेन में होता तो वहां पे डायरेक्शन के लिए आई कैप या माइनस आई कैप लिखते। ये समझ में आ रहा है? तो ये किसी भी टू डायमेंशनल सरफेस जैसे है उसके लिए एरिया वेक्टर को ऐसे हम दिखाते हैं। मैग्नीट्यूड होता है उसका सरफेस एरिया और डायरेक्शन होता है उसके साथ नॉर्मल, ठीक है ये बात। अच्छा, अब जानते हैं कि हम किसी को क्लोज्ड सरफेस और ओपन सरफेस कब बोलते हैं, वो यहाँ पे समझना है। दो चीजें, एक होता है ओपन सरफेस और एक जानेंगे क्लोज्ड सरफेस। ये सब नोट कर रहे हैं ना, समझने के लिए है। यहाँ पे तो कुछ मतलब डिटेल्स क्वेश्चंस वैसे तो नहीं आ रहे हैं, पर समझना है, जरूरी है। ओपन सरफेस, क्लोज्ड सरफेस बहुत ही सिंपल है। अगर हम टू डायमेंशनल एक सरफेस को जस्ट दिखा रहे हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे एक स्क्वायर बना दिए, एक रेक्टेंगल बना दिए, उतना ही है, तो वो होगा एक ओपन सरफेस, टू डायमेंशनल सरफेस, सिंपली टू डायमेंशनल सरफेस, ओके, वो ओपन सरफेस होगा, ठीक है। इसका स्पेशलिटी क्या होगा? जो एरिया वेक्टर है हैज टू डायरेक्शंस, दो डायरेक्शन होगा। अभी जैसे दिखाए, इस तरफ भी हो सकता है, इस तरफ भी। अगर ये ओपन सरफेस है तो एक स्क्वायर, एक रेक्टेंगल, एक सर्कल, ठीक है, इस तरफ भी ओपन सरफेस होगा, ठीक है, टू डायमेंशनल सरफेस है तो। पर किसी 3D फिगर का जो सरफेस होगा, 3D फिगर्स सरफेसेस अगर होगा तो उसके लिए हम उसको क्लोज्ड फिगर कहेंगे, और जो एरिया वेक्टर जो होगा हैज ओनली वन डायरेक्शन, दैट इज आउटवर्ड्स। एक ही डायरेक्शन होगा और वो आउटवर्ड्स होगा। दैट मीन्स 3D सरफेस, 3D फिगर अगर होगा, जैसे कि यहाँ पे ये जो है एक क्यूबॉइड टाइप का ही है, तो क्यूबॉइड है तो देखो यहाँ पे 3D फिगर बन गया ये। तो इसके पास जो 6 सरफेसेस हैं बाहर के, जो रेक्टेंगुलर सरफेस 6 तो है, ये सब एक एक क्लोज्ड सरफेस है। अगर ये रेक्टेंगुलर सरफेस अकेला होता रेक्टेंगल, तो दोनों साइड में हम बोलते हैं एरिया वेक्टर का डायरेक्शन। पर अगर ये है तो बस आउटवर्ड, इस सरफेस के लिए इस तरफ, इस सरफेस के लिए इस तरफ, इस सरफेस के लिए इस तरफ, इस सरफेस के लिए इस तरफ।
दैट मीन्स उसी प्लेन के आउटवर्ड्स, और इनवर्ड वाला डायरेक्शन नहीं रहेगा, एक ही डायरेक्शन। कहां पे? जब क्लोज सरफेस होगा, दैट मीन्स 3D फिगर का जो सरफेसेस होते हैं। ठीक है, तो ये क्यूबॉइड के लिए हो गया, क्यूब के लिए भी ऐसे ही होगा, जो सरफेसेस होंगे उससे आउटवर्ड निकलेंगे। ठीक है, क्लोज सरफेस में ऐसे भी एग्जांपल्स हम ले सकते हैं। सपोज कोई सिलेंडर है, सिलेंडर का केस आता है क्वेश्चंस में भी, जैसे सिलेंडर है, ये सिलेंडर में कितने ठो क्लोज सरफेसेस हैं, मतलब बाहर की तरफ? ये एक ठो सर्कल है 1, ये एक ठो सर्कल है 2, और ये कर्व सरफेस है 3, 3 ठो सरफेसेस है बाहर की तरफ। तो तीनों के लिए एरिया वेक्टर जब निकालेंगे, इसके लिए इस तरफ होगा उससे नॉर्मल, ये सर्कल है ना, उससे नॉर्मल, ये होगा एरिया वेक्टर। इसके लिए इस तरफ होगा एरिया वेक्टर, उससे नॉर्मल, एक ही होगा, क्लोज्ड है। और इसके लिए किसी भी पॉइंट पे निकालो, जैसे यहाँ पे निकालो तो इस तरफ होगा, इस पॉइंट पे निकालो तो इस तरफ होगा, एक ही तरफ होगा। ठीक है ना, तो दो डायरेक्शन नहीं होता क्लोज्ड फिगर के लिए। ठीक है, क्लोज्ड सरफेसेस के लिए। ठीक है, और सपोज स्फीयर है, जैसे ये एक तो स्फीयर हो गया, दिख रहा है? तो स्फीयर है तो ऐसे दिखाते हैं, विजुअल होगा। जैसे एक स्फीयर है, यहाँ पे सेंटर है, सेंटर O। ठीक है, इसके किसी भी पॉइंट पे अगर एरिया वेक्टर निकालना है, सपोज यहां पे निकालना है इतने एलिमेंट के लिए, ठीक है, तो यहां पे जो एरिया वेक्टर होगा ऐसे होगा, नॉर्मल इसका वैसे होगा ना। तो यहां पे याद रखना, ये जो नॉर्मल होता है स्फीयर का, ये हमेशा सेंटर से पास करके जाता है। किसी भी स्फेरिकल सरफेस के लिए उसके ऊपर किसी भी सरफेस एलिमेंट का एरिया वेक्टर के लिए डायरेक्शन बताएंगे तो नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, तो वो नॉर्मल हमेशा सेंटर से पास करते हैं। यहां पे अगर पॉइंट है तो सेंटर से ही जाएगा ये नॉर्मल, यहां पे पॉइंट है तो सेंटर से ही जाएगा नॉर्मल। ठीक है, तो सेंटर से पास करके नॉर्मल जाता है किसके लिए? स्फीयर के लिए। नोट कर लेंगे, इसको जान लेंगे। ठीक है, तो ये कुछ आइडिया है अबाउट एरिया वेक्टर। तो इसका जो मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, उस कंसेप्ट को यूज करके हमें जानना है कि फ्लक्स में इसका क्या यूज होता है। ठीक है, अब हम टॉपिक पे आते हैं, दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड अदर फिजिकल क्वांटिटी। ओके, यहाँ पे डेफिनेशन दिया है, पहले ये सिंबल लिया जाता है। ओके, फाई ई बुक्स में होगा, इसको फाई पढ़ते हैं। ठीक है, फाई पढ़ते हैं इसको, फाई ई फ्लक्स का सिंबल। तो ये एक्चुअली है क्या? एक ऐसा क्वांटिटी है जो कि एक टाइप से स्ट्रेंथ को भी डिटरमाइन कर सकता है। ऐसा इसलिए बोल रहे हैं, एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रेंथ को डिटरमाइन करने के लिए या तो हम वेक्टर पढ़ते हैं, क्वांटिटी पढ़ते हैं, फील्ड इंटेंसिटी, या तो हम लास्ट क्लास पढ़े थे लाइंस। ठीक है ना, फील्ड लाइंस जो था वो भी डिटरमाइन कर सकता है। तो ये भी फील्ड लाइंस से रिलेटेड ही एक कंसेप्ट है फ्लक्स। ओके, तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं टू डिफरेंट वे में। इसको हम क्वालिटेटिवली भी इसको समझेंगे, क्वांटिटेटिवली भी समझेंगे। ठीक है, क्वांटिटेटिवली इसको एक्सप्लेन करना ज़्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, देखेंगे उसको, पर पहले क्वालिटेटिवली जान लेते हैं। ठीक है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। ओके, मतलब उस फील्ड में फील्ड लाइंस हम इमेजिन कर सकते हैं, फील्ड लाइंस जो पढ़े थे। तो फील्ड लाइंस जैसे पास कर रहे हैं तो उसमें कोई एरिया हम कंसिडर करते हैं, बीच में कोई एरिया हम मान लेते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, फील्ड लाइंस ऐसे आ रहे हैं सपोज इस तरफ, तो यहाँ पे मैं एक एरिया मान लेता हूँ। ठीक है, तो उस एरिया से कितने फील्ड लाइंस नॉर्मली पास करेंगे, हर एक वर्ड पे ध्यान देना। ठीक है, डेफिनेशन तो लिखोगे, वही बात है। जो एरिया हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं, उस एरिया से कितने ठो नंबर ऑफ लाइंस, कितना पास करेंगे नॉर्मली। ठीक है, उसे रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, देख सकते हैं डेफिनेशन, क्वालिटेटिव डेफिनेशन, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए गिवन एरिया इनसाइड एन इलेक्ट्रिक फील्ड is the number of field lines passing normally through that area। उस एरिया से नंबर ऑफ फील्ड लाइंस नॉर्मली जो पास कर रहा है, ठीक है ना, नॉर्मली जो पास कर रहा है वो रिप्रेजेंट करता है कौन? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ओके, यहां पे कुछ दिया है, एक डायग्राम बनाया गया है।
ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस फील्ड के अंदर ये एक तो एरिया हम इमेजिन किए, ठीक है, एक एरिया हम इमेजिन किए। सपोज वो एरिया जो है सरफेस एरिया उसका है डेल्टा एस। कितना है सरफेस एरिया? डेल्टा एस, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ लाइंस दिखाए गए हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, तो इस एरिया से इलेक्ट्रिक फील्ड ई है ये। तो यहाँ पे अगर जो फ्लक्स होगा, जितना भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, एक चीज देखो, किसके ऊपर डिपेंड करेगा फ्लक्स? पहले तो ये एरिया के ऊपर डेफिनेटली डिपेंड करेगा। अब एरिया छोटा सा ले लो तो फ्लक्स कम हो जाएगा, मतलब लाइंस, एरिया ज्यादा होगा तो फ्लक्स ज्यादा होगा, लाइंस ज्यादा जाएंगे वहां से, नॉर्मली पास करेंगे। समझ में आ रहा है? अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर भी डिपेंड करेगा, उसके ऊपर फील्ड लाइंस किसके लिए होते हैं? फील्ड लाइंस तो पहले एग्जिस्ट नहीं करते ना, फील्ड होता है उसके लिए फील्ड लाइंस होते हैं। तो ये फील्ड लाइंस जो कि फ्लक्स के लिए जिसको हम यूज कर रहे हैं, तो वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर भी डिपेंड करेगा, उसके स्ट्रेंथ के ऊपर, ठीक है। तो इन दोनों के ऊपर फ्लक्स डिपेंड करता है। तो इन दोनों को यूज करके फ्लक्स के लिए एक फॉर्मूला बनाया गया, दैट इज फाई ई इज इक्वल टू, यहां पे हम लिख सकते हैं ई डेल्टा एस। यहां पे ये हम लिख सकते हैं इस केस में, मैं इसलिए मेंशन कर रहा हूं क्योंकि ये अब मॉडिफाई होगा, बस यही नहीं है फॉर्मूला, ठीक है। इस केस में ये फॉर्मूला बनाया गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ इनटू दैट एरिया, जिस इतने एरिया के लिए ये फ्लक्स है, उतने एरिया के लिए वो फ्लक्स है। ये समझ में आया ई डेल्टा एस? अच्छा, अब थोड़ा केस चेंज करते हैं। यहाँ पे तो नॉर्मली पास कर रहा है, अगर ऐसा होता कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ एंगल बनाता, ठीक है। देखो ये जैसे सरफेस है, ये हमारा सरफेस है, वही सरफेस, चलो ठीक है। इसके साथ इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे रहता है, ऐसे दिख रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे पास करके जाता, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे ये जो एरिया है, सरफेस एरिया, अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, इसका एरिया डेल्टा एस, वही सरफेस एरिया, इसका मैग्नीट्यूड। ये जो एरिया है इसके लिए एरिया वेक्टर किस तरफ होगा? इसके साथ नॉर्मल होगा। सपोज ऐसे गया है एरिया वेक्टर एन कैप, ये जो एरिया वेक्टर है इस सरफेस के साथ नॉर्मल, ठीक है। पर इलेक्ट्रिक फील्ड उसके साथ नॉर्मल नहीं है, एक एंगल से है। यहाँ पे चलो मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन और इस नॉर्मल दोनों के बीच में है एंगल थीटा, ठीक है। मतलब ऐसा सरफेस है, इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज ऐसे पास कर रहा है, ऐसे, ठीक है। ऐसे जाता तो नॉर्मली बोलते, ये ऐसे गया है, पर इसका जो सरफेस एरिया एलिमेंट जो होगा, सॉरी एरिया वेक्टर जो होगा नॉर्मल, उसका डायरेक्शन ये होगा नॉर्मली, अभी पढ़े। पर फील्ड जा रहा है ऐसे, ये होगा ऐसे, तो दोनों के बीच में एंगल थीटा, ऐसे इसको दिखा रहे हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड और ये क्या है? एरिया वेक्टर है ना, एन कैप, उसका डायरेक्शन है वो, दोनों के बीच में है एंगल थीटा। तो यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ई के लिए हम दो कंपोनेंट कंसिडर कर सकते हैं, दो कंपोनेंट। एक होगा एन कैप के ही तरफ ई कॉस थीटा, ये हमें पता है, रिजोल्यूशन करेंगे तो। और एक होगा इसी सरफेस में, ठीक है ना, इसी सरफेस में होगा एक ई साइन थीटा, एक होगा ई कॉस थीटा अलोंग दैट नॉर्मल, एक होगा सरफेस के ही ऊपर ई साइन थीटा। दिख रहा है ये ऐसे था ना, फील्ड ऐसे गया है, ये था फील्ड, तो ये थीटा एंगल था, तो इस तरह होगा ई कॉस थीटा, और इसी सरफेस के साथ पैरेलल, सरफेस के ऊपर ही बनेगा ई साइन थीटा, ठीक है। पर फ्लक्स के लिए हमें ये सरफेस के साथ पैरेलल कंपोनेंट को तो नहीं लेना है, डेफिनेशन क्या कहता है कि नॉर्मल कंपोनेंट को लेना है। तो अगर इस टाइप से, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पे अगर इसको रिलेट करने के लिए कोशिश करेंगे तो फाई ई इक्वल टू क्या होगा? नॉर्मली जो कंपोनेंट है, नॉर्मली यहाँ पे ई था तो ई डेल्टा एस लिखे हैं, इसके साथ नॉर्मली कौन है? ई कॉस थीटा है, ई साइन थीटा को लेना ही नहीं है। पास कौन कर रहा है? ई कॉस थीटा, ई साइन थीटा तो पास नहीं कर रहा है, वो तो उसके साथ पैरेलल ऐसे है, उसी सरफेस के ऊपर है, ठीक है ना। तो उस पे नॉर्मली कौन पास कर रहा है? ई कॉस थीटा पास कर रहा है कंपोनेंट में से, तो ई कॉस थीटा लिखेंगे, साथ में डेल्टा एस लिखेंगे, ठीक है। तो एंगल से जाएगा तो ये बन गया फॉर्मूला।
अब देखो ये कुछ ऐसा है, ई डेल्टा एस कॉस थीटा, इसको लिख सकते हैं ई वेक्टर डॉट डेल्टा एस, ये बन सकता है ऐसा कुछ, ए बी कॉस थीटा होता है ए डॉट बी। अब ई एक वेक्टर है, डेल्टा एस के लिए अब एरिया वेक्टर को इंक्लूड कर दिए हम, डेल्टा एस के लिए एरिया वेक्टर, एरिया का वेक्टर, मैग्नीट्यूड डेल्टा एस है, डायरेक्शन एन कैप की तरफ है, तो ई डेल्टा एस ये मेन फॉर्मूला है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया वेक्टर, ठीक है यहाँ पे। तो ये मेन फॉर्मूला है ई डेल्टा एस। तो इसी से देखो कुछ चीजें हमें क्लियर पता चलता है, क्या है वो, कि जो फ्लक्स है वो स्केलर होगा कि वेक्टर होगा, ठीक से बताओ, समझ सोच लो और ठीक से आंसर खुद को दो, क्या होगा, वेक्टर कंसेप्ट इसको मालूम है, डॉट प्रोडक्ट में हमेशा रिजल्ट एक स्केलर मिलता है, इसीलिए डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। तो ये फ्लक्स है फाई ई इज ए स्केलर, ये पहली बात है। यूनिट निकाल सकते हैं, इसका होता है ऐसा यूनिट, न्यूटन पर कूलम, इसका होता है मीटर स्क्वायर, ये होगा, या तो वोल्ट पर मीटर मीटर स्क्वायर, दैट मीन्स वोल्ट मीटर, ये भी होगा, समझ में आ रहा है। तो ये है इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में, स्केलर क्वांटिटी। अच्छा एक और चीज, इसी को रिप्रेजेंट करते हैं कुछ दूसरे तरीके से। यहाँ पे देखो ई डेल्टा एस लिख दिए हैं, तो यहाँ पे एक चीज तो फिक्स्ड हम बता दिए हैं कि ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ई एक ही वैल्यू लिखे है ना। अगर एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता और वहां पे एक एरिया को कंसीडर करते तो क्या होता, ठीक है, जैसे ये कोई एक तो एरिया है, और यहां से नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे पास कर रहा है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे पास कर रहा है, ठीक है, दिख रहा है मार्कर थोड़ा सा, ओके। तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे पास कर रहा है इस एरिया से। तो अगर हम इसको छोटे छोटे एलिमेंट्स में डिवाइड करेंगे इस पूरे एरिया को, ओके, सभी एलिमेंट्स को, चलो सरफेस एरिया ds1 ds2 ऐसे ऐसे करके, चलो डेल्टा s1 ले लेते हैं, चलो अभी डेल्टा के फॉर्म में पढ़ रहे हैं, डेल्टा s1 डेल्टा s2 ऐसे ऐसे करके डेल्टा sn n स्मॉल एलिमेंट्स में डिवाइड कर दिए। तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो हम यहाँ पे क्या कंसीडर करेंगे कि हर एक एलिमेंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी अलग अलग होगा, ठीक है ना। चलो इसके लिए E1, इसके लिए E2 ऐसे ऐसे करके, इसके लिए En, वहां पे यूनिफॉर्म की बात कर दिए इसलिए सबके लिए E है, वो फॉर्मूला मिला, पर यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म है ना, तो हर एक एरिया एलिमेंट में अलग अलग हो सकता है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो यहाँ पे ऐसे ऐसे सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो यहाँ पे क्या होगा, अब देखो स्केलर है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स करेंगे तो सिंपली इन सभी का समेशन ले लेंगे, वेक्टर तो है नहीं कि ज्योमेट्री यूज करेंगे, सिंपली इनका समेशन लेंगे। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई जो होगा दैट विल बी, क्या होगा, E1 डॉट डेल्टा S1 ये होगा, प्लस E2 डॉट डेल्टा S2, ऐसे ये कंटिन्यू करेगा, En डॉट डेल्टा Sn, ऐसे ही रहेगा, समझ में आ रहा है ये। तो ये सबका सिंपली समेशन होगा, डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे और सबका समेशन होगा, ठीक है। यहां पे सपोज ऐसा कंसीडर करते हैं और ही स्मॉल एरिया, इनफाइनाइट स्मॉल इज स्मॉल, ठीक है ना। सपोज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई होता, ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई होता, और ये जो डेल्टा एस ले रहे हैं ना, डेल्टा एस दैट टेंड्स टू 0, बहुत ही स्मॉल होता, डेल्टा टेंड्स टू 0, तो उसके लिए हम ds लिख देते हैं। वैसे केसेस तो आते ही हैं फिजिक्स में बहुत बार, स्मॉल एलिमेंट बहुत ही स्मॉल है, वेरी स्मॉल, इनफाइनाइट स्मॉल, तो उसके लिए हम ds ऐसे टर्म यूज करते हैं। तो ये जो समेशन है ये इंटीग्रेशन का फॉर्म ले लेता है, समेशन जो है वो इंटीग्रेशन का फॉर्म लेगा, तो वहां पे लिख सकते हैं फाई ई इक्वल टू ई डॉट ds, ठीक है, ई डॉट ds उसका इंटीग्रेशन, देखो
ऐसे इंटीग्रेशन देना, एक तो ऐसे लिख देना, मतलब इसको पढ़ते हैं सरफेस इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू सरफेस एरिया हो रहा है ना, सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का सरफेस इंटीग्रल, तो उसको हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलेंगे। तो ये इंटीग्रेशन के फॉर्म में है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आगे यूज होगा। समझ में आ रहा है? तो फाइनली इलेक्ट्रिक फ्लक्स यही कहता है कि क्वालिटेटिवली नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू दैट एरिया, और क्वांटिटेटिवली ये सब डिटरमाइन करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया वेक्टर। क्लियर है इलेक्ट्रिक फ्लक्स इतना? एक दो क्वेश्चंस देखते हैं तो शायद ये फॉर्मूले के बारे में और अच्छे से समझ पाए। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन दिया है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, उसका वेक्टर फॉर्म में दिया है, किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड इतना है 6i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप न्यूटन पर कूलम। ठीक है, वेक्टर फॉर्म में दिया है। कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए सरफेस एरिया ऑफ 20 मीटर स्क्वायर। उसी फील्ड में 20 मीटर स्क्वायर का एक एरिया है जो कि वाईजेड प्लेन में है, ये भी इंपॉर्टेंट है, वाईजेड प्लेन में है, तो फ्लक्स वहां पे निकालना है। ठीक है, हमें क्या चाहिए? डॉट प्रोडक्ट करेंगे। ई तो है हमारे पास, सरफेस एरिया जो है उसका मैग्नीट्यूड है, पर हमें एरिया वेक्टर चाहिए। ई तो है, पर डेल्टा एस जो है, डेल्टा एस एरिया वेक्टर कितना है 20, उसका मैग्नीट्यूड हो गया। ठीक है, पर वाईजेड प्लेन में वो है, तो उसका यूनिट वेक्टर आई क्या होगा? वाईजेड प्लेन तो एक्स एक्सिस की तरफ होगा उसका डायरेक्शन, नॉर्मल उसका, तो आई क्या होगा? एरिया वेक्टर। वो वाईजेड प्लेन में है तो एक्स एक्सिस की तरफ एरिया वेक्टर, ये मिल गया ई डेल्टा एस। तो फाई ई कैलकुलेट करेंगे तो ई डॉट डेल्टा एस। ठीक है, तो करेंगे इसको 6i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप डॉट 20i कैप। क्या होता है डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं? j और k तो इसके साथ 0 बनेगा डॉट प्रोडक्ट, तो बस i कैप ही होगा, तो ये 120 हो गया, i कैप तो 1 होता है, तो ये 120 इतना होगा वैल्यू, यूनिट लिख देंगे न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। ठीक है, इतना बनेगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। समझ में आया? सिंपली डॉट प्रोडक्ट निकालना था। और एक देखते हैं, क्वेश्चन ऐसे है कि एक सिलेंडर है। ठीक है, ये सिलेंडर है तो ये इसका एक्सिस होगा, ये तो अलोंग द एक्सिस इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसे रखा गया है सिलेंडर को, इस तरफ ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। तो क्वेश्चन है, लिख सकते हैं कैलकुलेट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द सिलेंडर। कैलकुलेट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द सिलेंडर। ठीक है, कैसे निकालेंगे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड? देखो कितने ठो सरफेस हैं? 3 सरफेस। पहले इस सरफेस के लिए चलो ये DS1 हो गया, ये वाला, ये सरफेस DS2 हो गया, और ये जो सरफेस है कर्व सरफेस वो DS3 हो गया। 3 ठो सरफेस हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है तो यहाँ पे फ्लक्स क्या आएगा? फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है ना, E भी इस तरफ है, और एरिया वेक्टर DS1 भी उसी तरफ ही होगा, नॉर्मल उस सरफेस से। यहाँ पे देखो इस सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, इस तरफ है ना इलेक्ट्रिक फील्ड, पर एरिया वेक्टर तो इस तरफ होगा, इसी तरफ होगा ना। अब ये नॉर्मल इस सरफेस के साथ नॉर्मल इस तरफ होगा, एक ही तरफ, तो ये मिल गया। अब इस सरफेस के लिए किसी पॉइंट पे निकालते हैं, सपोज यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है E, तो इसके साथ नॉर्मल इस तरफ होगा DS3, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इसी तरफ होगा, कर्व सरफेस के नॉर्मल कहीं भी निकालेंगे तो यहाँ पे नेट फ्लक्स कितना आएगा? फाई ई इक्वल टू इंटीग्रेशन, क्या करेंगे E डॉट DS1 प्लस इंटीग्रेशन E डॉट DS2 प्लस इंटीग्रेशन E डॉट DS3। 3 अलग अलग जगह पे फ्लक्स निकालना है, तीनों को ऐड करना है। दैट विल बी इक्वल टू, देखो E और DS1 के बीच में एंगल 0 डिग्री, तो इसको क्या लिखेंगे? EDS cos 0, दैट मींस EDS आएगा, cos 0 कितना होता है? 1।
ये EDS cos 0 है ना, cos 0 डिग्री, ये होगा EDS1, EDS2 cos 180 डिग्री, ठीक है, और ये होगा EDS3, ये 180 होगा ना, E इस तरफ DS2 इस तरफ 180, 90 डिग्री हो रहा है ये EDS3 cos 90 डिग्री। अब निकालते हैं EDS1 cos 0 मतलब 1, तो ये आएगा EDS1, ये आएगा, ये -1 आता है तो ये बनेगा माइनस EDS2 cos 90 0, तो वो नहीं आएगा। ओके, दिस इज इक्वल टू, अब देखो, अच्छा इंटीग्रेशन इसका, सॉरी इंटीग्रेशन, ठीक है, अब इसको देखो, E और DS1 का इंटीग्रेशन मतलब क्या, टोटल सरफेस आएगा आंसर में, ठीक है ना, तो E आएगा और इस सर्कल का सरफेस S सपोज, माइनस इसमें भी E तो कांस्टेंट बाहर आ गया, इस सर्कल का सरफेस वो भी तो ऐसे होगा ना, दोनों सर्कल सेम सरफेस एरिया, इंटीग्रेशन करेंगे तो DS1 का इंटीग्रेशन मतलब टोटल जो सरफेस का एरिया होगा इस तरफ का, ठीक है, तो दिस विल बी 0। तो अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इसको रख दिए हैं तो नेट फ्लक्स थ्रू दिस सिलेंडर विल बी 0, ऐसे क्वेश्चंस भी रहते हैं। ये इंटीग्रेशन यूज करके हुआ, वो जस्ट सिंपली डॉट प्रोडक्ट से हुआ था, ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग पूरा रहना चाहिए, तो ही हम नेक्स्ट टॉपिक को अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है, इतना, थैंक यू।